साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम आए हैं अम्हा मझगवां सतना में। हमारे साथ हैं कुछ कृषि विशेषज्ञ और साथ ही कुछ कृषक। तो चौपाल के इस अंक में हम बात करते हैं कि किस तरह से कृषि में समसामयिक कार्य हैं, कौन से ऐसे कार्य हैं कृषि में जो इस समय किए जाने हैं, साथ ही कुछ नई जानकारियाँ इस कार्यक्रम में हम शामिल करेंगे। तो आइए परिचय करा दें। हमारे साथ हैं श्री आशुतोष जी जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, साथ ही हैं गोविंद जी जो आप भी एक कृषि विशेषज्ञ हैं। सफल कृषक के रूप में आज हमारे साथ में हैं नरेंद्र प्रताप सिंह और साथ में कुछ और कृषक भी हमारे साथ में हैं। तो सबसे पहले आशुतोष जी हम जानना चाहेंगे कि इस समय अगर कृषि में समसामयिक कार्यों की बात करें तो ऐसे कौन से कार्य हैं जो इस समय कृषकों को करने हैं? इस समय क्या है कि जो रबी की फसलें हमारी लगी हुई हैं जी उनकी कटाई का समय है जी कि रबी की फसलों का इस समय कटाई का समय है, भंडारण का समय है। और जिस तरह से ओलावृष्टि हुई है तो उस समय यदि ओलावृष्टि हुई है तो इससे बहुत ज़्यादा प्रभाव हमारी फसलों पे पड़ा है। हमारी बहुत सारी फसलें जो हमारे सतना मझगवां के क्षेत्र में आई हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो गई हैं। सरसों की फसलें जिनकी खड़ी हैं वो पूरी की पूरी गिर गई हैं और जिन्होंने काट दी थी और उसकी पिटाई होने वाली थी वो पूरे से सीड में क्या है मॉइस्चर की समस्या देखने को मिली है। तो इस तरह में धूप यदि सही ढंग से दिखाई जाए और उनका सही से रख रखाव किया जाए और उनका भंडारण की सबसे बड़ी जो चैलेंज रहता है कि भंडारण या सही से रहा या तो उसमें सही से धूप लगेगी तो नमी नहीं रहेगी, वरना पैकेजिंग में क्या है सबसे बड़ा दिक्कत यही आता है कि मॉइस्चर बना रहता है और फिर जब पैक हो जाता है तो फिर जो हमारे बीज होते हैं वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाते हैं और किसी तरह से वो तो एक तो प्रयोग में भी नहीं आते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है और भी चीज़ें हैं जो कि आगे हम लोग अभी बात करेंगे। गोविंद जी भी आज हमारे साथ एक कृषि विशेषज्ञ के रूप में मौजूद हैं। तो गोविंद जी हम जानना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण की किसानों को मतलब कितनी उपयोगिता है और आज एक जो हमारी कृषि की जो एक चौपाल भी हो रही है तो इसमें आप क्या बताना चाहेंगे कि किस तरह से मिट्टी परीक्षण क्यों ज़रूरी है? जी, सबसे पहले तो किसानों को मेरा नमस्कार। मैं बताना चाहूँगा कि मिट्टी परीक्षण के लिए हमें इसलिए ज़रूरी होता है कि मृदा में उपस्थित पोषक तत्वों की मात्रा हमें तभी पता चलेगी तब हम उसका परीक्षण करवाएंगे। अगर अंधाधुंध यूँ ही हम उर्वरकों का उपयोग करते जाएंगे तो मृदा भी दूषित होगी और उससे हमारा लागत भी बढ़ेगा। तो सबसे पहले यही है कि हमें मृदा को परीक्षण करना होगा। और दूसरी बात उसमें जो अनुशंसित उर्वरकों की मात्रा जो दी जाएगी एक किसी प्रयोगशाला में आप जब परीक्षण करवाएंगे उसको तो जितनी भी उसमें कमी होगी, जिन पोषक तत्वों की कमी होगी उनकी उतनी ही मात्रा उसमें बताई जाएगी। उसी के अनुसार आपकी लागत में कमी होगी जिससे कि आपकी आय में भी वृद्धि होगी। और दूसरी बात इसमें कि जो रासायनिक तत्व जो हम यूज़ कर रहे हैं, उपयोग में ला रहे हैं रासायनिक खादों का अत्यधिक, इससे कहीं ना कहीं मानव के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। आज हमारे साथ एक सफल कृषक भी हैं। नरेंद्र सिंह जी, हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से आपने खेती की शुरुआत की और सबसे पहले कितना रकबा है आपके पास, कितनी खेती है? कोई 2.5 एकड़ के लगभग है। अच्छा, कौन कौन सी फसल लेते हैं आप? हमारे यहाँ तो सभी फसलें होती हैं। वैसे हमारा ज़्यादातर जो चलता है मिलेट में हमारे यहाँ सबसे पहले खरीफ में होता है। खरीफ में मिलेट में जो होता है ज्वार होता है, बाजरा होता है। इसके पहले जो चलती है सावा और काकुन कोदो ही होता है। ज्वार का जो रकबा है सबसे ज़्यादा है। किसानों को ज्वार के उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी है क्योंकि एक तो अनाज भी प्राप्त होता है, दूसरा जानवरों के लिए चारे की भी पूर्ति होती है। ज्वार में जो अपनी वैरायटियां हैं वो सफ़ेद ज्वार के नाम से जानी जाती है। सफ़ेद ज्वार में 2 वैरायटी हैं, एक तो 1 दाना वाली, दूसरी 2 दाना वाली। 1 दाना वाली जो वैरायटी है उसका रेट थोड़ी सी ज़्यादा है। 2 दाना वाली जो है वैरायटी के नाम से जानी जाती है, 2 दनिया के नाम से जाना जाता है, उसमें उसका रेट थोड़ी सी डाउन रहता है।
इस साल जो हुआ है ज्वार में लगभग 4500 से लगा के ऊपर रेट काफ़ी किसान गए हैं। प्राथमिक रेट था 4500 के समथिंग था। बड़ा लंबा अनुभव रहा है आपका खेती में, तो हम ये जानना चाहेंगे कि खेती में लागत कम हो, किसानों को सबसे बड़ी समस्या लागत की है, तो लागत कम हो और किस तरह से उनका मुनाफा बढ़ सके, आपके पास क्या टिप्स हैं? किसानों की लागत को तो कम करने के लिए देखिए अपने क्षेत्र में जो चलता है, मुझे लगता है सबसे ज़्यादा प्राकृतिक खेती, जैविक खेती में ही चल रहा है। हमारे यहाँ के किसान जो खेती करते हैं तो 80% के समथिंग जो खेती होती है अपने यहाँ प्राकृतिक खेती ही होती है, क्योंकि रसायन का उपयोग हमारे यहाँ जो होता है 20% एरिया में होता है। पहाड़ी बेल्ट है पूरे में, केवल प्राकृतिक खेती का वो होता है 20%, जिसमें हमारे यहाँ किसान धान करते हैं उसमें रसायन का प्रयोग करते हैं। और किसानों को ऐसी स्थिति बनाए रहे हैं कि जो प्राकृतिक खेती के रूप में ही चलता रहे, जीवामृत, घन जीवामृत इसका प्रयोग करके करें तो खेती की लागत कम रहेगी। पुरानी स्थिति वही जो हल बैल की चलती थी, ट्रैक्टरों की भी स्थिति को कम करें, पुरानी पद्धति वही अपनाएं तो इससे किसानों को प्रॉफिट हो सकता है। नए तरीके से है, जैसे जो किसान लगातार कुछ धान गेहूं ये करते थे उसकी जगह में किसान अपना हॉर्टिकल्चर में पहुँचें, फूलों की खेती करें, सब्जियों की खेती करें, क्योंकि हमारे चित्रकूट क्षेत्र से लगा हुआ गांव है। फूलों की खेती से भी प्रॉफिट हो सकता है। अपना ये गुप्त गोदावरी और चित्रकूट में लगातार फूलों का ठेका होता है, तो ये माल बाहर से आता है, तो उसकी पूर्ति के लिए किसान यहाँ से ही भेजें तो किसानों को लाभ हो सकता है ज़्यादा। जी नरेंद्र सिंह साहब, खेती में अगर टेक्नोलॉजी का उपयोग करें तो वो कितना लागत बचाती है और उत्पादन कितना अच्छा हो सकता है, इस बारे में आप बताएं। अपना जो टेक्नोलॉजी का उपयोग होता है तो उससे क्या है, अपनी दोगुना वृद्धि होती है टेक्नोलॉजी से, और लागत भी कम होती है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि लगातार टेक्निक क्या पुरानी पद्धति से लोग बो दिए, उसमें गौर नहीं किए। यदि टेक्निक अपनाते हैं, जैसे अपना आलू में ही बोल दें, है ना, रिच फरो का प्रयोग करें तो उससे अपना क्या है, एक तो उत्पादन क्षमता भी बढ़ेगी, दूसरी बात लागत अपनी कम होगी। तो साथियों, आज हमारे साथ कुछ कृषक भी मौजूद हैं, तो किस तरह से वो खेती कर रहे हैं, उनकी क्या क्या समस्याएं हैं, तो हमारे कृषि विशेषज्ञ और हमारे सफल किसान इस बारे में बताएंगे। तो आइए चलिए उनसे बात करते हैं। आपका नाम? राम मोहन पटेल। पटेल साहब, आप क्या जानना चाहते हैं? आपके कोई प्रश्न हो तो बताइए। हम यही जानना चाहते हैं, बस 2-3-4 चीज़ें यहाँ देहात की मुख्य मानी जाती हैं। जैसे अब दीमक लग जाती है, उकटा लग जाता है, यही 2-3 चीज़ें हैं यहाँ की मुख्य चीज़ें, यही हैं बस। तो पटेल साहब ये कहना चाहते हैं आशुतोष जी कि उकटा की समस्या है और दीमक की समस्या है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? मैं सर को ये बताऊंगा कि सर को यदि यहाँ पे जिस तरह से हमारे जो सफल कृषक हैं नरेंद्र जी, जिन्होंने बताया यहाँ पे कि जैविक खादों को लेके बहुत ज़्यादा किसान यहाँ का कोशिश करता है और अच्छा करता है और रासायनिक चीज़ों का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करता है। तो आपने जब ये ब्रह्मास्त्र, नीमास्त्र और ये सारी चीज़ें हैं, तो अक्सर उन पत्तियों को जो हमारी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड या जो इंसेक्ट होते हैं अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि अपनी तरफ खींचते हैं, जिसमें उन्हें इंटरेस्ट आता है। तो जो उन 12 पत्तियों का प्रयोग करें जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे धतूरा हो गया, नीम की चीज़ें हो गई, तो इनको पीस के यदि डाला जाए और उसका छिड़काव किया जाए तो कहीं ना कहीं रोकने में सक्षम है। और रही बात दीमक की, तो दीमक के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही है कि यदि समय समय पे उस चीज़ों को देखा जाए और ये नीमास्त्र का प्रयोग किया जाए तो उससे काफ़ी हद तक उसको रोका जा सकता है। 12 पत्तियाँ हैं कौन? 12 पत्तियाँ मतलब ये 12 पत्तियाँ वो पत्तियाँ हैं जो जैसे नीम की पत्ती हो गई, बबूल की पत्ती हो गई, और जो फूल, वो उन सारी पत्तियों को जो जानवर खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं, जो कीड़े मकोड़े खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। देखिए, आप जैसे किसी भी चीज़ को, जब आपको कोई भी महक ऐसी लगेगी कि आप वहाँ पे जा नहीं सकते हैं, तो उन फसलों को, उन चीज़ों का छिड़काव करें जो किसी चीज़ को अट्रैक्ट नहीं करे। अब जैसे जो लड्डू बना के उसमें डाला जाता है बीजामृता, जीवामृता से करवा के, तो उसमें उन चीज़ों को मिला दिया जाता है ताकि वो चीज़ जानवर ना खाएं, उसकी महक से ही वो दूर जाए। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। कृषि दर्शन कार्यक्रम जारी रहेगा।
मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। गोविंद सिंह जी, हम ये पूछना चाहेंगे कि मिट्टी परीक्षण की क्या विधि है और किसान किस तरह से मिट्टी परीक्षण के लिए अपनी तैयारी करें, इस बारे में बताएं। मिट्टी परीक्षण के लिए जो नमूना लिया जाता है, पहले तो उसके लिए 2 विधियां होती है। एक रैंडम मेथड होती है और एक जिगजैग मेथड होती है, जिसमें खेत में से 5 या 6 जगहों से नमूना लिया जाता है, जिसमें 15 से 20 सेंटीमीटर की गहराई से मिट्टी को एकत्रित किया जाता है और 5 जगहों की मिट्टी को एक जगह मिला करके उनको उसमें से फिर 2 ऐसे एक लगातार वो प्रक्रिया जारी रखी जाती है। जैसे कि अभी हमने 5 जगहों से नमूना लिया है, तो उस मिट्टी के ढेर में से हम आधा कर देंगे उसको, फिर से वही आधा जो हिस्सा होगा फिर उसको फिर से आधा कर देंगे। ऐसे 3 बार प्रक्रिया करके हम जितना हमारा नमूना लगभग 500 ग्राम के करीब बच जाए, वह लैब में हम ले जा करके जब उसमें खेत का नाम और किसान का नाम और मोबाइल नंबर उसमें एक चिट्ठी डाल के और लैब में ले जाकर हम जांच करवा सकते हैं उसके लिए। और वहाँ से जो अनुशंसित मात्रा दी जाती है, बताई जाती है कि आपकी मिट्टी में इन पोषक तत्वों की कमी है तो कितना हमें डालना है, कितना उपयोग करना है, कौन सा खाद उपयोग करना है, कितनी नाइट्रोजन की कमी है, कितनी फास्फोरस की कमी है। इसी प्रकार से सभी जो 17 पोषक तत्व होते हैं उनकी पूरी जानकारी वो आपको देंगे। उसी के अनुसार आपको मृदा में वो खादों का उपयोग करना है, जिससे मैंने फिर से बताया था कि जिससे कि किसान की लागत में कमी होगी, क्योंकि हमें जब पता नहीं होगा कि हमें कितना खाद देना है फसल में, तो हम अत्यधिक खाद देते जा रहे हैं, पर उससे क्या हो रहा है कि लागत बढ़ रही है। पर जब तक हम मृदा का परीक्षण नहीं करवाएंगे तो हमें आगे की चीज़ें पता कैसे चलेगी कि हमारी मृदा में किस पोषक तत्व की मात्रा की कमी है। जैसे कि हम मान लें कि हमारी पोषक तत्व में फास्फोरस, हम जैसे DAP डालते हैं तो फास्फोरस की मात्रा हमारी मृदा में पर्याप्त है, पर हम फिर भी DAP लगातार डालते जा रहे हैं। तो इसी के अनुसार वहाँ पर से बताया जाएगा तुम्हें कि किसान भाइयों को बताया जाएगा कि कितनी मात्रा हमें डालनी है और कितनी नहीं डालनी है। धन्यवाद गोविंद जी। जैसा कि अभी पटेल साहब ने एक प्रश्न पूछा था नरेंद्र जी कि एक दीमक की समस्या बोली थी और एक और जो प्रश्न था, इसमें चूंकि आपका एक अनुभव है, बहुत लंबा अनुभव है और आप स्वयं भी पोस्ट ग्रेजुएट हैं कृषि से, तो इस बारे में आपका क्या अनुभव है और आप क्या जवाब देना चाहेंगे? ये जो उकठा की हमारे यहाँ समस्या है, तो हमारे यहाँ जो ज्वार बोते हैं, अरहर और चने में आती है। ज्वार की फसल यदि लगातार बोई जाए तो उकठे की समस्या से निदान मिल सकता है, लेकिन हमें क्या करना पड़ेगा, दलहनी फसलों को बंद करना पड़ेगा। जैसे अरहर है और अपना ये चना है, इसकी जगह में हमें दूसरी फसल लेना पड़ेगा और इससे काफ़ी हद तक ज्वार की फसल से उकठा से निदान मिलता है।
और अभी एक बात और हुई है कि मिट्टी परीक्षण की, जैसे कि उन्होंने एक विधि बताई, और मिट्टी परीक्षण के महत्व के बारे में अगर किसानों से सीधे जुड़ी हम बात करें तो मिट्टी परीक्षण का कितना महत्व है, आप व्यवहारिक रूप से कितना ज़रूरी समझते हैं? नहीं, ये तो अपना जो है ना 80% ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी परीक्षण से हमें जो अनुमान लगता है कि हमारे गेहूं के लिए हमें कितनी डीएपी चाहिए, कितनी यूरिया चाहिए, किस मात्रा में कौन सी रसायन का प्रयोग करना है। यदि मिट्टी परीक्षण हो गया है तो किसान को पता चल गया कि हमारे नाइट्रोजन की मात्रा 40 किलो देना है, फास्फोरस की मात्रा 20 किलो देना है, पोटास की मात्रा 20 किलो देना है, ये अनुमान हमें पता चल जाए। नहीं किसान क्या करता है, एक बीघे में क्या 40 किलो कहीं बो देता है, कहीं 50 किलो बोता है, ऐसा अनुमान रहता है। एक निश्चित मात्रा का अनुमान पता चल जाता है। तो हमारे साथ कुछ और कृषक भाई भी हैं, तो आइए बात करते हैं। आपका नाम हम जानना चाहेंगे। मेरा बाबूराम वर्मा नाम है। बाबूलाल जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहेंगे हमारे कृषि विशेषज्ञों से? हाँ, अब यही है कि फसल के विषय में जो है तो बहुत नुकसान होता है। जैसे उकठा लग गया, अब चना में बिया नहीं लौट रहा, हर में है, बरसात के कारण कुछ नहीं हुआ, घेंटी नहीं लगी, एक भी बिया उसमें भी नहीं लौटना, गेहूँ सरसों से कुछ बाकी बच गया है मान लो। आप कितने एकड़ में फसल बो रहे हैं? बस वही 4-5 एकड़ में बो रहे हैं। अच्छा, और कितने समय से? अब समय तो समझ लो कि अब 30-40 साल के तो हम ही हैं, तभी से कर रहे हैं। आशुतोष जी, इनका प्रश्न के बारे में आप क्या चाहेंगे समाधान, क्या हमारा बताएंगे? कहना है कि यहाँ पे जैसा कि भी हमने खेतों का भ्रमण किया और सारी चीज़ों को देखा, आप लोग फसलों पे जो ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और यहाँ पे जैसे सर से आपने बात किया कि मृदा परीक्षण उन्होंने कभी नहीं कराया है, इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना। और दूसरी चीज़ की जो हमारे छोटे किसान हैं जिनके पास कम ज़मीनें हैं, यदि बागवानी की तरफ ध्यान दें तो बहुत अच्छी लागत, बहुत अच्छा आय कमा सकते हैं। बागवानी की बात जैसे हम करने की बात करते हैं, हम आंवले की खेती करना चाहते हैं, तो आपके बगल में ज़्यादा दूर मझगवां नहीं है, कृषि विज्ञान केंद्र है, तो बहुत सारी ऐसी वैरायटी आती है। मान लीजिए कि आप एक छोटे किसान हैं और आपके पास ज़्यादा नहीं है, अब आंवले का पेड़ बड़ा होने में तो कम से कम 4 साल 5 साल तो लग जाते हैं, 4 साल 5 साल लग जाते हैं। तो बहुत सी ऐसी वैरायटियाँ आती हैं जो कि उनका ज़्यादा लंबाई चौड़ाई नहीं है, और काफ़ी दूर पे इस हिसाब से लगाएं आप कि उस ज़मीन में और भी चीज़ें आप कर सकें। इसी चीज़ को इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम का नाम बोला जाता है। तो 5 साल में आपका आंवला का पेड़ भी बड़ा हो जाएगा, उस ज़मीनों में भी और चीज़ें आप कर सकते हैं यदि इस हिसाब से आप बोते हैं। तो और भी चीज़ें जो सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स हैं जो मौसमी हैं, हर मौसम के हिसाब से आती हैं, उसको लगाए। अब 5 साल में तो आपको आंवला फ़ायदा देगा ही देगा। आंवले से हमारा मुरब्बा बन रहा है, अचार बन रहा है, और भी चीज़ें बन रही हैं, मुरब्बा बना, अचार बना, जैम बना, जो कि पराठे के साथ सुबह सुबह यदि सब्ज़ी नहीं बन रही है तो हम खा सकते हैं, जेली बन रही है। तो इससे आप ये देख रहे हैं कि कितनी सारी चीज़ें की जा सकती हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा समय लेंगी। फसल ही लगाना एकमात्र उपाय नहीं है खेती का, और यहाँ पे ये चीज़ें भी यदि आप करते हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकती है। आप सोचिए कि यदि आंवले के 10-12 पेड़ है तो कितना सारा आंवला देंगे। तो इन सारी चीज़ों पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये सारी चीज़ें हमको हमारी आय को बढ़ाने का एक अच्छा स्रोत है। सिर्फ फसल को करना, अब यही देखिए, आप यदि सब्जी मंडी जाते हैं तो सब्जी मंडी भी खुद गांव के किसान होने के बाद में आप फसलें उगा रहे हैं, सब्जियों की भी खेती कर रहे हैं, लेकिन आप सब्जी मंडी जाते हैं तो आप देखते होंगे कि जो आलू के आकार बड़े रहते हैं, आलू के आकार बड़े रहते हैं और साफ़ सुथरे रहते हैं, उसका रेट उस गंदी आलू से 5-10 रुपया ज़्यादा रहता है। बड़े बड़े आलू हैं तो उसको यदि आप अलग करके बेचेंगे तो उसका एक अलग असर आपको मिलेगा। ये चीज़ों को व्यवस्थित ढंग से किए। अब जैसे यहाँ पे आप देखिए, इंटरक्रॉपिंग के नाम पे चीज़ें जो है, चना भी उगाया गया, सरसों भी उगाया गया। तो यदि यहाँ की मृदा का जांच कराना बहुत आवश्यकता है। जैसा कि भाई साहब ने हमको बताया, जो कि यहाँ पे सफल कृषक हैं, कि जैविक खेती को इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं लेकिन मृदा परीक्षण 20 साल से इन्होंने नहीं करवाया है। तो इस हिसाब से हर साल ये समस्या आ रही हैं, तो हमारी मृदा में ही कहीं ना कहीं दिक्कत है। इसलिए इन सारी चीज़ों पे विशेष ध्यान देना चाहिए। तो आइए कुछ और कृषकों से हम बात करते हैं। जी, आपका क्या नाम है? नाम मेरा शमशरण पटेल है। अच्छा, पटेल साहब अपना प्रश्न कीजिए।
मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मृदा परीक्षण के लिए आप बोल रहे हैं, मृदा परीक्षण के लिए तो क्या ऐसे मशीनें में चढ़ाई से मृदा परीक्षण होता है कि अलग से किसान लोग नहीं कर सकते हैं? जैसे हम जानते हैं कि हमारी इतनी मिट्टी काबिज है, इतने हल्के में है, हम गेहूं को जान रहे हैं कि इतना बड़ा हो गया है, तो इसमें मिट्टी की कमी नहीं है। अच्छा, ये हमारी कमी है। धन्यवाद, अच्छा प्रश्न। आशुतोष जी, इनका प्रश्न था कि किस तरह से मिट्टी परीक्षण क्यों ज़रूरी है, और अगर उनने ये कहा कि यहाँ पे जो हम देख रहे हैं जैसे कि गेहूं लगे हैं, तो यहाँ जो हो रहे हैं गेहूं, क्या अभी भी फिर आवश्यक है इसकी मिट्टी परीक्षण करना या अगले सीज़न में? देखिए, मृदा परीक्षण बहुत ज़्यादा आवश्यक है। आप दो चीज़ें हैं, देखिए, एक हम खेती करते हैं और एक वैज्ञानिक खेती होती है, दोनों में डिफरेंस होता है। एक जो बहुत दिन से गाड़ी चला रहा है और जो नॉर्मली चला रहा है, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो मृदा परीक्षण करना बहुत ही आवश्यक है। अब जैसे ये क्रॉप लगी हुई है, क्रॉप की कटाई होने के बाद में जब फसल की कटाई हो जाती है तो 1-2 महीने बाद मृदा की जांच हर 1 साल में करवा लेनी चाहिए। मृदा परीक्षण कराना बहुत ही आवश्यक इसलिए है कि आपको तभी तो कमियां जाननी पड़ेगी। जैसे बहुत से किसानों से हम बात करते हैं और उनका आना जाना कृषि विज्ञान केंद्र रहता है, तो उनका कहना रहता है कि साहब हम तो देख के ही बता देते हैं। तब उनको कैसे समझाया जाए कि देख के कुछ चीज़ें नहीं बताई जा सकती हैं। अब आपके अंदर कौन कौन सी बीमारी इस उम्र में हो रही है, तो आप कैसे देख के बता सकते हैं? तो इसलिए जब भी 1 साल पूरा हो जाए, जो चीज़ की कमियां आ रही हैं उन चीज़ों की जांच, और दूसरी चीज़ कि अब धीरे धीरे जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट आ रहे हैं कि उसी समय आपके मृदा का पीएच मान क्या है, उसी समय ही लगा के थोड़ा सा गीला करके बताया जा सकता है कि कैसी मृदा है। वो चीज़ें आप खुद देख सकते हैं। और बाकी चीज़ों के लिए आप हर जगह से नमूना ले लें। अब जैसे बहुत सारे लोग अपने नमूना भी करवाते हैं, तो नमूना जांच करने के लिए कुछ समय तक ज़मीन को सादा छोड़ना भी ज़रूरी है। अब यदि आप दवा खा के जांच करवाने चले जाएंगे तो क्या रिपोर्ट सही तो आएगी नहीं, क्योंकि दवा का असर तो कुछ देर तक तो शरीर में आपके रहेगा। तो इस वक्त तक कुछ ज़मीन को कुछ देर तक छोड़ देना चाहिए ताकि वो भी स्वच्छ सांस ले, क्योंकि हमारे भारतीय संस्कृति में ज़मीन को ही माँ कहा गया है। तो इसलिए मृदा ही हर एक चीज़ का आधार है, मृदा ही सबसे बड़ी ज़रूरत है। और प्राकृतिक द्वारा मानव सभ्यता को सबसे अच्छा उपहार कुछ दिया गया है तो मृदा है। तो इसलिए मृदा के पास पहले के ज़माने में वो सारी चीज़ें थीं जो एक फसल को उगाने के लिए, जीव जंतु को जीने के लिए और सृष्टि का संचालन करने के लिए बहुत ही अच्छा सब कुछ था। लेकिन जैसे जैसे हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से, हम इंसान इतने ज़्यादा स्वार्थी हैं कि जैसे जैसे हमें ज़रूरतें पड़ी उस हिसाब से हम करते गए। पेड़ पालो काट दिए। पहले इतने ज़्यादा पेड़ पालो थे कि मिट्टियाँ, जो भी ये पत्तियाँ गिर रही हैं, हरी खाद क्या है? हरी खाद की बात जो हम करते हैं तो उसमें सनहैम्प, ढैंचा, लोबिया, तरोई, ये सारी चीज़ें लगाते हैं तो हमारी मिट्टी की क्या है, उर्वरक शक्ति बढ़ती है। नाइट्रोजन की जो कमी है उन सारी चीज़ों की पूर्ति होती है। लेकिन अब देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ अंधाधुंध प्रयोग किया जा रहा है, यूरिया का, डीएपी का, रासायनिक का, और हर जगह ये सारी बातें आप सुनते हैं लेकिन उस चीज़ों पे आप ध्यान नहीं देते। तो इसलिए मृदा परीक्षण कराने भर से चीज़ें नहीं सही होंगी। आपको गोबर का खाद के प्रयोग करना चाहिए। गोबर की खाद की बात करें तो फसल में 10 से 12 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से लगती है, लेकिन यदि सब्जियों की बात करें तो यही डबल हो जाती है, 20 से 25 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से लगती है। तो इन चीज़ों में अब जैसे बहुत सी चीज़ें हैं कि गोबर की खाद की पूर्ति हर जगह नहीं हो सकती है, तो गोबर की खाद की पूर्ति नहीं हो सकती है तो आपके जो फसल के अवशेष होते हैं जिनको आप जला देते हैं, उससे क्या है, हमारा पर्यावरण भी दूषित होता है। और पर्यावरण जब दूषित होता है तो सारी चीज़ें दूषित होती है, मानव जनजीवन दूषित होता है, आपका स्वास्थ्य दूषित होता है। तो उन चीज़ों को यदि आप रख दे तो धीरे धीरे वो सड़ेंगी, और सड़ने के बाद में उन चीज़ों के यदि अपने खेतों में प्रयोग करें तो अच्छी उपज आएगी। और आपको एक चैनल के माध्यम से आज जुड़े हुए हैं तो मैं एक चीज़ आपने देखा होगा, जैसे जो हमारी छोटी छोटी चींटियाँ होती हैं, तो वो देखते हैं मिट्टी को चाल देते हैं,
वो आज की डेट में उसकी पैकेजिंग होके वो मार्केट में बिक रहा है, मिट्टी बिक रही है। उसका कारण क्या है कि वो चींटियों को आप देखोगे तो मिट्टी कितनी ज़्यादा भुरभुरी बना दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यदि आप 1000 के आसपास या 500 के आसपास जो है कछुआ यदि आप अपने हाथ में ले लें और यूरिया का सिर्फ एक मात्र दाना डाल दें उसमें, पूरे कछुए मर जाएंगे। तो इसी बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो मृदा को स्वस्थ रखना ही हमारी पहली प्राथमिकता नहीं रहनी चाहिए। मृदा को स्वस्थ रखने के लिए आप उसको दे क्या रहे हैं? मृदा को जो आप देंगे वही मृदा आपको वापस करेगी। तो साथियों, देखा कि अगर खेती सही ढंग से की जाए, समय समय पर जो आवश्यक चाहे दवा हो चाहे खाद हो वो डाली जाए, तो एक अच्छा लाभ कमाया जा सकता है। अगले कृषि दर्शन कार्यक्रम में हम फिर कुछ कृषि संबंधी जानकारियों को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आज्ञा, नमस्कार।